गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप आज पढ़ेंगे गलता लोहा। इसके पहले के पाठ आपके सीबीएसई ने काट दिए, तो अब आप पढ़ेंगे गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इस पाठ में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली प्रस्तुत कहानी गलता लोहा इस बात का उदाहरण है। मतलब इसमें जो जातियों को मानते हैं, नीची जाति है, ब्राह्मण हैं हम, और ये जो है नीची जाति का है, ऐसे धारणाएं लोगों की होती थी और होती हैं। तो शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा एवं बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। तो लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देख पाते हैं कि एक मेधावी माने होशियार, बुद्धिमान, किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के कारण उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। मतलब उसकी जाति, जो ब्राह्मण जाति थी, उसके प्रति वफादार नहीं रहता। वो परिस्थितियां उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती हैं। तो सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर केवल बैठता ही नहीं है। आफर कहते हैं लोहार का जो कार्य करने का स्थान होता है, उसे कहते हैं आफर। ऑफर नहीं बोला मैंने, आफर, उसे कहते हैं आफर। तो वो वहाँ जाकर बैठता है, वो जो मोहन था ब्राह्मण, बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। तो यहाँ तक उसकी स्थिति पहुँच जाती है। तो उसी पर आधारित ये पाठ है आपका। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। पुरोहिती माने पंडितगिरी, पंडित बोलते हैं ना, पंडितानी की तरह काम, पंडित की तरह काम किया। और जब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं होते थे, जब वो बूढ़े हो गए तो ना उनसे मेहनत होती थी, ना उनसे व्रत लिया जाता था, क्योंकि कमज़ोर शरीर हो गया था उनका, बूढ़े हो गए थे। तो उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था। कोई चंद्रदत्त होंगे, उनके यहाँ उनको रुद्री पाठ कहते हैं, शंकर की आराधना करने का एक पाठ होता है, जो वो करने जाना था उनको। परंतु अपने शरीर की कमजोरी के चलते वे स्वयं को पाठ करने में असमर्थ पाते हैं। उन्हें लगा कि अब मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि शायद मैं ये रुद्री पाठ ना कर पाऊँ। मोहन उनका आशय समझ जाता है। मोहन को समझ आ गई कि मेरे पिताजी इस काबिल नहीं रहे, लेकिन पिता के अनुष्ठान का व्यवसाय कर पाने में वो कुशल नहीं है। अनुष्ठान कहते हैं जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे पूजा पाठ होता है, तो उसके लिए पहले कई चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके पूजा होती है। आपके घर में भी पूजा होती होगी, तो तब उसी हिसाब से उसकी तैयारी भी की जाती है। तो अनुष्ठान माने धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं, वो उसको नहीं आते थे, वो कुशल नहीं था उनमें मोहन। पिता का भार हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला जाता है। तभी उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ जाती है, और वो धनराम लोहार की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने पहुंच जाता है। हंसुए कहते हैं जैसे घास काटने का एक औजार होता है, उसे हंसुआ कहते हैं। तो वह क्या करता है कि अपने हंसुए को लेकर धार लगवाने पहुंच जाता है, जिसके आफर से आती धप धप की आवाज़ों को वह दूर से पहचान लिया करता था। जिसके आफर माने लोहार का काम करने का जो स्थान होता है, उसे कहते हैं आफर। वहाँ से आवाज़ें आती रहती थी लोहा पीटने की। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी माने जिसमें फूंक मारी जाती है चूल्हे को सुलगाने के लिए, या लोहे और बांस की नली होती है, वो जो लुहार और सुनार दोनों के पास होती है, उससे आग तेज हो जाती है। सुनार भी तो सोने को तपाता है, तब जाके गहने बनते हैं। तो ऐसी लुहार भी जो है वो लोहा तपाता है, तब जाके चीज़ों को निर्मित करता है, बनाता है। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था जब मोहन वहाँ पहुँचा।
और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा हुआ उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। तीखी नज़रें पड़ रही थी उसकी कि कैसे कैसे काम कर रहा है। मोहन ने कभी इन कामों को देखा नहीं था, लेकिन धनराम उसका दोस्त था तो वो एक दिन वहाँ पहुँच गया। धनराम मोहन का सहपाठी था, उसके साथ पढ़ाई करता था, वो सहपाठी था, उसका क्लासमेट था। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। मोहन द्वारा धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछने पर वह उसे बताता है कि पिछले साल ही उनका देहांत हो गया, वे गुजर गए। धनराम बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। उनका कड़क आवाज़ में विद्यालय में खेलते हुए बच्चों से प्रार्थना करने और मोहन के विषय में पूछना। मोहन पढ़ाई और गायन में निपुण था, तो इसलिए मास्टर साहब जो है उसके बारे में हमेशा पूछा करते थे। वह मास्टर जी का चहेता था। कौन? मोहन। पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वही प्रतिदिन विद्यालय में हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए ये प्रार्थना गाता था और सब बच्चे उसको दोहराते थे। तो मोहन जो है उसी को सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि होशियार भी था, वो पढ़ने में अच्छा था, मास्टर जी का चहेता था। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं अपने गुरु के, तो क्योंकि पढ़ने में जो अच्छे होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं टीचर को, और जो कहना नहीं मानते हैं क्या कर सकते हैं उनका। पूरे स्कूल का मॉनिटर भी था और इस तरह से वो प्रार्थना किया करता था और बच्चे उस प्रार्थना को दोहराते थे। अन्य बच्चों द्वारा मास्टर जी के प्रश्नों के जवाब न देने पर वह उनके प्रश्नों के जवाब देता था। पूछते थे मास्टर जी दूसरे बच्चों से, लेकिन जवाब देता था मोहन। इसलिए मास्टर साहब ने उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार दिया था कि तुम सजा दो इन बच्चों को। तो धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। ये जो उसका दोस्त है धनराम, ये मोहन ने इसे भी डंडे मारे थे क्योंकि मास्टर जी ने आदेश दिया था, आज्ञा दी थी। तो धनराम इसके बावजूद मोहन के प्रति स्नेह और आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बचपन से ही बैठा दी गई थी कि भाई मैं बहुत नीच हूँ, क्योंकि छोटा काम करता था, वो लोहे का काम करता था, तो इस तरह का काम करने वालों को नीची जाति का समझा जाता था। और वो मोहन जो था वो ब्राह्मण था, तो इसलिए वो कुछ नहीं कहता था, उसके प्रति स्नेह ही रहा उसको, धनराम को। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। प्रतिद्वंद्वी माने शत्रु नहीं समझा, उसको बराबरी का लड़ने वाला नहीं समझा, ठीक है, उसे कभी शत्रु नहीं समझता था। मास्टर त्रिलोक सिंह सदैव ये कहा करते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया था, मतलब तीसरी कक्षा तक ही उसने पढ़ाई की थी, ठीक है, जैसे और किसानों के बच्चे थे, मजदूरों के बच्चे थे, तो इसी तरह धनराम भी ज़्यादा नहीं पढ़ सका, सिर्फ तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया। तो मास्टर जी कभी कभी ही उस पर विशेष ध्यान रखते थे, कभी कभी ध्यान देते थे उस पर। एक दिन मास्टर जी ने उसे 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा। पहाड़ा माने टेबल, कि भाई 13 का टेबल बोलो, लेकिन पहाड़ा याद न होने के कारण मास्टर जी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। अब इसी दौरान क्या हुआ, डंडी टूट गई। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, मतलब अपने लिए हथियार भी लेके आओ जिससे मारना है। तो धनराम डर या मंद बुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया। अगर बच्चे को ऐसे मारेंगे तो और उसकी बुद्धि जड़ हो जाएगी और नहीं बोल पाएगा वो, तो वही उसके साथ होता था। धनराम 13 का पहाड़ा कभी नहीं सुना पाया, तो जिस कारण मास्टर जी ने उस पर व्यंग करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मतलब तेरे दिमाग में वही लोहे का काम करते थे उसके पिताजी, तो लोहा ही लोहा भरा है तेरे दिमाग में, विद्या तुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकती।
इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगाकर लाने के लिए पकड़ा दी। ये उसकी सजा थी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने तक की विद्या सिखा दी थी, तो विद्या सिखाने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे। चल बेंत अपना आप चुन के ला, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। गंगाराम कौन? धनराम के पिता। इसके पश्चात धनराम ने अपने पिता की विरासत संभाल ली, जो पैतृक रूप में उसको पूर्वज उसके जो करते आए थे अभी तक लोहे का काम, वो विरासत उसने संभाल ली। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। मतलब धनराम अब उस लोहार का जो कार्यस्थल होता है उसे आफर कहते हैं, उसका मालिक अब धनराम बन गया। वे भूल गए कब गंगाराम जी बैठते थे यहाँ पे, अब वे धनराम का ही आफर कहने लगे उस जगह को।